Hello everyone. This is the part 2 video of June 2020 animal diversity paper. In the last part we have discussed till bilateral symmetry. We have discussed till bilateral and bilateral symmetry, biradial symmetry. In this part we'll begin with superorder Paleognathe and superorder Neognathe. So let us begin. सुपर ऑर्डर पेलियोग्नेथ एंड सुपर ऑर्डर नियोग्नेथ, ये जो है दीज आर द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्ड्स के दो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं. तो अगर हम बात करते हैं पेलियोग्नेथ की, दीज आर मॉडर्न लार्ज फ्लाइटलेस एंड टूथलेस बर्ड्स. लार्ज हैं, फ्लाइटलेस हैं और टूथलेस बर्ड्स हैं दैट हैव रिटेन द एंसेस्ट्रल आर्कोसूरियन पैलेट. लेकिन इनका जो माउथ का पैलेट है वो वैसा ही है जैसे एंसेस्टर्स में होता था. दीज बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेटाइड्स एंड कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिचेस, रियाज, कैसोवेरीज, ईमस, कीवीज. रेटाइड्स हैव अ फ्लैट स्टर्नम. इनकी जो ब्रेस्ट बोन है, जो स्टर्नम है, वो फ्लैट होता है क्योंकि कील प्रेजेंट नहीं होता ऑन द स्टर्नम. तो हम बोल सकते हैं कि स्टर्नम जो है वो अनकील्ड है. अमंग द रेटाइड्स और फ्लाइटलेट बर्ड्स, द टिनामस बर्ड्स आर एन एक्सेप्शन एज दे हैव कील्ड स्टर्नम. द पेक्टोरल मसल्स विच आर द फ्लाइट मसल्स आर पुअरली डेवलप्ड. इसीलिए ये फ्लाइटलेस हैं क्योंकि इनकी जो बैक मसल्स है जो फ्लाइट के लिए हेल्प करती हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और डेवलप्ड इनफ टू enable them to flight. While on the other hand, super order Neognathe, all the other birds that either fly a little bit or fly well belong to this group. This super order consists of modern toothless birds with flexible palate. इनका जो palate है वो flexible है plus ये भी toothless है. Birds belonging to this super order are also called carnids. Most members of this group possess a keeled sternum on which large well-developed flight muscles are inserted. तो एक सबसे important feature जो first वाला है Paleognathe, वो flightless है, लेकिन ये जो है वो flight कर सकते हैं. फ्लाइट करने का एक रीज़न ये भी है, इनका कील, अच्छा, इनके पास जो स्टर्नम है वो कील्ड नहीं है, कील इज एब्सेंट. यहाँ पे जो स्टर्नम है वो कील्ड स्टर्नम है. प्लस जो पेक्टोरल मसल्स हैं, इनमें पेक्टोरल मसल्स आर नॉट वेल डेवलप, पुअरली डेवलप. लेकिन यहाँ पे पेक्टोरल मसल्स आर वेल डेवलप विच एनेबल देम टू फ्लाइट ईदर अ लिटिल बिट और स्ट्रॉन्ग इनफ. दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. However, you should be aware that several neognathes birds are flightless and a few have a sternum in which keel is absent. उसके अलावा भी एक्सेप्शन एज आर ऑलवेज देयर. तो इनमें भी कुछ ऐसी बर्ड्स हमें मिलेंगी जिनमें कील प्रेजेंट नहीं होगा या वो फ्लाइटलेस होंगी. बट जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई एंड दे हैव अ कील स्टर्नम. द नेक्स्ट वन, पिनाकोसाइट्स और क्वानोसाइट्स में डिफरेंस. पिनाकोसाइट्स और क्वानोसाइट्स हमें दिखते हैं बेटा पॉरीफेरास में. स्पॉन्ज बॉडी जो पॉरीफेरन्स होते हैं ना, उनकी बॉडी की जो एक्सटर्नल लेयर बनी होती है वो बनी होती है पिनाकोडर्म की. तो अगर आप यहाँ पे देखो, पिनाकोडर्म पूरी एक लेयर का नाम है विच इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स नोन एज पिनाकोसाइट्स. तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो एपिडर्मल पे जो सेल्स हैं वो क्या है? Pinacocytes. These are thin, leathery and tightly packed. Some of the pinacocytes are modified into porocytes by the formation of intercellular canal opening. इनमें से कुछ जो है, कुछ पिनाकोसाइट्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके अंदर पोर्स, एक पैसेज डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से चीज़ें कैन मूव इन एंड आउट. तो वो अगर एक कैनाल ओपनिंग प्रेजेंट हो जाएगी तो ये जो है ये बन जाएंगे पोरोसाइट्स, मतलब कि पोर्स है, ओपनिंग है थ्रू द ऑस्टियम. सम आर मॉडिफाइड एज कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स. कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की तरह फंक्शन, मसल की तरह फंक्शन करने लग जाएंगे और उनको हम बोलेंगे मायोसाइट्स. ठीक है. अगर हम बात करते हैं क्वानोसाइट्स की, तो क्वानोसाइट्स को बेटा कॉलर सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है. द चैम्बर्स ऑफ द कैनाल सिस्टम आर लाइंड बाय ओवेट कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स. हमने कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा 3 टाइप के होते हैं वो पढ़े हुए. इफ यू वांट यू कैन चेक ऑन द प्लेलिस्ट और ऑन द चैनल. द चैम्बर्स ऑफ द कैनाल सिस्टम आर लाइंड बाय ओवेट कॉलर लाइक सेल्स विच आर नोन एज क्वानोसाइट्स. अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो इस टाइप के ये कॉलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से फ्लैजेला प्रोट्रूड हो रहा होता है. दीज सेल्स कैरी अ फ्लैजेलम सराउंडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉलर प्रोजेक्टिंग इनटू द स्पॉन्ज कैविटी. बॉडी कैविटी के अंदर ये ऐसे अरेंज होते हैं कि इनका जो फ्लैजेला होता है ना वो अंदर की तरफ होता है, सो दैट वो वाटर करंट को मूव करने में हेल्प कर सके. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द वाटर करंट ऑफ द कैनाल सिस्टम एंड फॉर फूड कैप्चर. Smaller food particles are engulfed by the quanocytes, whereas the larger particles are passed on to the archaeocytes and amoebocytes. तो ये इनका जो क्वानोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है कि एक तो वाटर कैनाल को रेगुलेट करते हैं, वाटर सिस्टम, वाटर करंट को रेगुलेट करते हैं, प्लस कुछ हद तक ये फूड कैप्चर भी करते हैं. दे आर केपेबल ऑफ कैप्चरिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स. ठीक है. तो दो चीज़ें मेन डिफरेंस हो गई. ये जो है वो बॉडी की एपिथेलियल लेयर पे प्रेजेंट है, ये सेल जो है वो फ्लैटेंड है, थिन है. ये जो है वो अंदर चेम्बर्स में वाटर कैनाल सिस्टम को लाइन करते हुए प्रेजेंट है. ये कॉलर लाइक सेल्स हैं, इनके पास फ्लैजेला है, ये फूड ट्रैपिंग में हेल्प करते हैं. Next question, parasitic adaptations of Ascaris. We have already done that, so I'll put the link in the description. Next one, describe various locomotory organs of protozoan. Describe various locomotory organs of
प्रोटोजोन्स। तो अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की बॉडी में बेटा सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, और यही सीलिया और फ्लैजेला जो है वो मेनली उसको हेल्प करता है मूव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम सीलिया एंड फ्लैजेला, उनमें कई ऑर्गेनिजम्स आर देयर जिनके अंदर सूडोपोडिया फॉर्म होता है, लाइक अमीबा के अंदर, ठीक है, बट पैरामीशियम के अंदर नहीं बनता। तो 3 बेसिक टाइप है, सीलिया है, फ्लैजेला है और सूडोपोडिया है। सीलिया और फ्लैजेला की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैविंग सिमिलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। हमने सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में एक वीडियो पढ़ी हुई है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट इफ यू वांट। तो अगर हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करें, वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, उनका जो बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट फिर भी डिफरेंसेस हैं। सीलिया जो होता है शॉर्टर एंड स्टिफर देन फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है, सीलिया अगर आपको पता हो तो बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स की तरह होते हैं, वेयर एज फ्लैजेला जो होता है पूरा एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा सा टेल की तरह, ठीक है। दो बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला हैव आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बट स्टिल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय देयर नंबर, साइज एंड फंक्शन। Flagella are usually long, that is 5 to 10 nanometers, and are found alone or in pairs, whereas cilia are short, that is 2 to 5 in nanometers, stiff and rounded, usually occurring in large numbers. Cilia जो होते हैं वो हमेशा न्यूमरस, कभी कभी पूरी बॉडी सर्फेस पे ही प्रेजेंट होते हैं. The movement patterns are different. Cilia tend to move in coordinated fashion, beating in a metachronic or synchronous fashion and propel water parallel to the surface. अगर आप यहाँ पे देखो, सॉरी, अगर आप देखो, आई थिंक आई हैव नॉट अटैच द डायग्राम, तो बेटा सीलिया जो होता है ना बॉडी सर्फेस के ऊपर बहुत सारे, वो सारे एक ही साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो उनका जो मूवमेंट होता है वो मेटाक्रॉनिक या सिंक्रेनस फैशन में होता है, मतलब सारे एक साथ मूव कर रहे होते हैं, वाटर करंट को बॉडी सर्फेस के पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। where the cilia are attached. In metachronic rhythm, the cilia of a row beat one after the other, while in synchronic rhythm, all the cilia beat simultaneously. कभी कभी क्या होता है कि जो सीलिया, मान लो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, ये सारे एक साथ मूव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस रिदम। कभी कभी क्या होगा, ये मूव करा, फिर ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो वो रिदमिकली मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इनकी बॉडी सर्फेस के पैरेलल मूव करेगा। Flagella beats independently in a whip-like or undulating motion, propel water parallel to the main axis of flagellum. Flagella जो होता है वो independently move कर रहा होता है, और उसकी वजह से water जो है वो flagella की axis के parallel जा रहा होता है. There is evidence that ciliary or flagellary movement is achieved through differential sliding of some microtubules against microtubules relative to others in the same cilium. Basically यहाँ पे क्या होता है बेटा, बहुत सारे microtubules present है, ठीक है, रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसमें एक की जब दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होती है, जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की इनर मूवमेंट होती है, इसकी वजह से सीलिया जो है इट स्टार्ट्स, या फ्लैजेला जो है इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। द एनर्जी फॉर द मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। ऑन एवरेज सीलिएट्स मूव फास्टर, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म में सीलिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो फ्लैजेलेट्स प्रोटोजोन्स के कंपैरेटिवली जो सीलिएटेड होते हैं वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट आर इन ग्रेटर इन नंबर। अगर हम बात करते हैं सुडोपोडिया की, सुडोपोडिया आर वेरिएड इन देयर फॉर्म एंड कॉज एमीबॉइड मूवमेंट बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड प्रोटीशन। सूडोपोडिया आपने पढ़ा होगा कि जो अमीबा होता है वो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अगर जैसे एक सेकेंड, अगर मानो आपने पढ़ा होगा कि अमीबा इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको यहाँ पे दिख गया अपना कोई फूड पार्टिकल, ठीक है, तो ये जो सूडोपोडिया वो क्या करेगा, इस तरफ की ओर एक्सटेंड करके इस फूड को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो ये जो मूवमेंट हुई, ये जो एक्सटेंशन इधर से हुई इसकी मेम्ब्रेन की, वो किस वजह से हुई, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म था वो इस डायरेक्शन में रश करा, सो दैट ये इधर से एक्सटेंड हो फूड की साइड से, और ये एक्सटेंड होकर फूड को ट्रैप कर ले, ठीक है। तो ये बेसिकली किस वजह से मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से। एमेबॉइड मूवमेंट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट आर सिमिलर टू मसल प्रोटीन्स। एमेबॉइड मूवमेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सूडोपोडिया जो है वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है अमीबा का। तो जो सूडोपोडियल मूवमेंट होती है या अमीबॉइड मूवमेंट है, उसके लिए वो डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पे। जैसे हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, वैसे ही यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोटीन्स हैं। ऐसी मूवमेंट इन्हें हेल्प करेगी फीडिंग के लिए। इन प्रोटोजोन सूडोपोडिया एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स। द मोस्ट फेमिलियर आर लोबोपोडिया। दे आर लार्ज ब्लंट एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी कंटेनिंग एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। अगर आप यहाँ पे देखो, लोबोपोडिया में दिखाया हुआ है, फिलोपोडिया ऐसे जो पिन लाइक है, ठीक है, फिर रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सूडोपोडियाज जो है वो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लोबोपोडिया की, दीज आर लार्ज ब्लंट एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी कंटेनिंग बोथ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। थिन एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी, अगर पतली पतली एक्सटेंशन होंगी तो उसे बोलेंगे फिलोपोडिया। दीज आर ऑफन ब्रांच कंटेनिंग ओनली एक्टोप्लाज्म। रिपीटेड ब्रांचिंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ फिलोपोडिया टू फॉर्म अ नेट लाइक मेश इज कॉल्ड रेटिकुलोपोडिया। अगर इनमें रीब्रांचिंग होगी और एक नेट की तरह मेश बन रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलोपोडिया। लॉन्ग थिन सूडोपोडिया सपोर्टेड बाय एक्सियल रॉड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर सूडोपोडिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर उनके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे एक्सोपोडिया, विच कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। अब ये जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलर मटेरियल।
ठीक है। सो 4 टाइप्स कौन से हो गए? लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. Next question, discuss the adaptations of bony fishes that they have made to get successful in the aquatic environment. Aquatic environment में सक्सेस रहने के लिए बोनी फिशेस जो हैं वो क्या क्या उनके पास स्पेशल फीचर्स. अब अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, उनके पास सबसे पहला फीचर एक ओपर्क्यूलम है. ओपर्क्यूलम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स. ठीक है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है ऑन ईच साइड, दोनों साइड्स पे, विच इज कंपोज्ड ऑफ बोनी प्लेट्स अटैच टू द मसल कवरिंग द गिल्स. ये बोनी प्लेट से अटैच है और ये गिल्स को कवर कर रहे होते हैं. दिस फीचर इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी बाय रोटेटिंग आउटवर्ड्स, thus creating a negative pressure assisting the water to flow along with the mouth pump over the gills. अब आई गेस आप में से काफ़ी सबको पता होगा, बट हो सकता है कुछ को नहीं भी पता हो कि फिशेस, हमें ये पता है कि वाटर में से एयर लेती हैं, वाटर में से ऑक्सीजन लेती हैं, ब्रीथ करती हैं, बट कैसे, मतलब क्या करती हैं? डू दे ड्रिंक ऑल द वाटर? हाउ डू दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर? तो एक्चुअली होता क्या है, उनके माउथ से, जो उनकी माउथ ओपनिंग होती है, वहाँ से पानी अंदर जा रहा है और साइड पे जो गिल स्लेट्स है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है. गिल ने क्या करा, वाटर के अंदर जितना ऑक्सीजन था वो ट्रैप कर लिया और ये गिल स्लेट से पानी बॉडी से वापस बाहर आ जाता है. ठीक है, और ये गिल स्लेट्स क्या है? बेसिकली ओपर्क्यूलम. तो ये इनकी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं. इससे अब इनको उतना ज़्यादा, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम करने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है. तो एक नेगेटिव प्रेशर बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो माउथ से अंदर जाएगा और गिल से या गिल स्लेट से बाहर आ जाएगा. सेकेंड फीचर, गैस फिल्ड डाइवर्टिकुलम ऑफ द ईसोफेगस. गैस फिल्ड है तो वो इनको बॉयंसी में भी हेल्प करता है, विच प्रोवाइड मीन ऑफ गैस एक्सचेंज इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड वाटर. जिन पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है. इन फिश दैट यूज द गैस फिल्ड डाइवर्टिकुलम एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रीदिंग, दिस डाइवर्टिकुलम इज कॉल्ड द लंग. इस डाइवर्टिकुलम को हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे वाटर में, मतलब ऐसे वाटर में, ऐसे एक्वेटिक कंडीशन में उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत कम है. इन फिशेज दैट यूज दिस गैस चैम्बर फॉर बॉयंसी, इट इज कॉल्ड स्विम ब्लैडर. और जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये गैस फिल्ड है तो ये उनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है और स्विम करने में हेल्प करता है. अब कई फिशेज जिनके अंदर ये लंग की तरह काम नहीं कर रहा, वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्राइव वाटर प्रेजेंट नहीं है उनके सराउंडिंग में, तो ये उनको बॉयंसी में हेल्प कर रहा है, फ्लोट करने में, स्विम करने में हेल्प कर रहा है, वहाँ पे हम इसको बोलेंगे स्विम ब्लैडर. तो ये जो गैस फिल्ड डाइवर्टिकुलम है ईसोफेगस का, ये या तो लंग की तरह काम करता है या फिर स्विम ब्लैडर की तरह. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉ मसल्स एंड skeletal elements for feeding is another adaptation in bony fish. The mouth is terminal or subterminal jaw usually with teeth. तो इनकी जो जॉ मसल्स होती हैं या जो टीथ होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इनको फीडिंग में हेल्प करते हैं. ऑब्वियसली किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए, ब्रीदिंग, फीडिंग, रिप्रोड्यूसिंग, दीज आर द बेसिक फीचर्स विच हैज टू बी डन टू एग्जिस्ट देयर. ठीक है. नेक्स्ट सिस्टम है वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. अ सिस्टम ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट मूवमेंट, वाइब्रेशन, प्रेशर gradient in surrounding water. Internal ear with 3 semicircular canals in the internal ear helps in the lateral line system. तो बेसिकली एक लेटरल लाइन सिस्टम इनका बहुत ही वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सिस्टम है, जो इनको वाटर के प्रेशर, मूवमेंट और वाइब्रेशंस को हेल्प करने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. सो दैट अगर इनके आसपास कोई बड़ा प्रे होगा, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई एनिमी होगी, कोई थ्रेट होगा, तो ये उसको ईजिली पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दे कैन रन ऑफ, दे कैन एस्केप द प्रेडेटर. सो ऑल दीज मूवमेंट्स जो वाटर के अंदर जो इनके आसपास मूवमेंट हो रही है उनको सेंस करने में कौन हेल्प करता है? लेटरल लाइन सिस्टम. सो दीज आर द मेन 4 adaptations which are found in bony fishes which help them to succeed in the aquatic environment. The next question, what are the reasons of success of the insects in terrestrial environment? Insects इतने सक्सेसफुल क्यों हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास इतने. और सबसे बड़ी बात, अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, आपको पता है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा में. ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है. एंड आर्थ्रोपोडा मीन्स इंसेक्ट्स. तो ये इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा नंबर क्यों है, आउट नंबर क्यों हो रहे हैं, इसके लिए कोई तो रीज़न होगा. दैट रीज़न उसको हमने एक वीडियो में डिस्कस करा हुआ है. बिकॉज अगर आप BZYET आई गेस 143 वाला जो सब्जेक्ट है वो इंसेक्ट्स एंड वेक्टर्स के बारे में है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन है. सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. विद दिस वी आर डन विद द सॉल्यूशंस ऑफ द पेपर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब, लाइक, share, and most importantly, all the best and study well. Bye.